आज पढ़ाएंगे आपको पावर डिलीवर बाय पंप, है ना, मोटर। लिख लो तो पावर डिलीवर बाय पंप और मोटर। पावर डिलीवर्ड बाय पंप और मोटर। टंकी में जो पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, मोटर देखे हो ना, है उसका पावर निकालना होता है। तो पावर किसको कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क एज नोन एज पावर। तो कैसे निकालेंगे मोटर का पावर या पंप का पावर कितना डिलीवर करेगा? तो देखो समझो, मान लो यह ग्राउंड है ना, और इधर पाइप गया हुआ है, और मान लो यहाँ छत पर टंकी रखा हुआ पानी का, ठीक है। इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो यहाँ भी, और यहाँ पर मोटर लगा हुआ है। ये क्या है? मोटर। मोटर यहाँ से इधर पानी है, ज़मीन है ना, ग्राउंड के अंदर है ना, तो इधर पानी ही तो होगा, ठीक है। मान लो यहाँ से एच हाइट बिलो से मोटर जो है पानी को उठा लेता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो डीएम मास का पानी को उठा करके और यहाँ पर वही डीएम मास को भी वेलोसिटी से फेंक देता है टंकी में, है ना। तो इसको उठा करके यहाँ से यहाँ तक फेंकने में मोटर को वर्क करना पड़ेगा ना, और वर्क करने का जो रेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? पावर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो समझो, इस मोटर को एक तो mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, उसके एगेंस्ट mg के एगेंस्ट में, mg के अपोजिट में इस एलिमेंट को उठाना पड़ेगा यहाँ तक, और फिर यहाँ भी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, यही ना। तो समझो वर्क कैसे लिखेंगे। अगर टोटल वर्क लिखना होगा तो पहला तो mg के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो mg किधर की ओर है? डाउनवर्ड। तो मोटर को किधर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा? इसके अपोजिट, किधर की ओर, और कितना हाइट राइज कराना पड़ेगा? तो जिस डायरेक्शन में मोटर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क डन तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। वो देखो मास कितना हो गया? dm, और ये g, ये हो गया फोर्स। और कितना हाइट तक इसका डिस्प्लेसमेंट दिया? h, और cos कितना लिख दें? 0 डिग्री। तो एफ एस कॉस थीटा होता है ना, लिखा गया। दूसरा ये कि यहाँ से फेंकने में भी वेलोसिटी से वर्क करना पड़ा होगा ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें बताए थे। क्या बताए थे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल में तो भी वेलोसिटी से फेंका है, और इनिशियली यहाँ पानी का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी कितना है? v। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो फाइनल तो हो गया, इनिशियल कितना है? 0 ना। तो फाइनल लिखो हाफ dm v²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। इसका मतलब मोटर को इस पानी को उठा करके यहाँ फेंकने में कितना वर्क करना पड़ा? तो dm g h cos 01 होता है प्लस हाफ dm v², यही ना। अब वर्क करने का जो रेट होगा उसी का नाम पावर होता है। तो नाउ अगर पावर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? dw/dt, यही ना। तो हम ये टोटल में dt से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें भी dt से डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी dt से डिवाइड हो जाएगा। dm/dt, तो dm/dt gh हो गया, प्लस
हाफ dm/dt v², यही ना। तो पावर यहाँ से हो गया dm/dt gh प्लस हाफ dm/dt v²। तो ये पावर का जनरल फार्मूला याद रखना है ना। एक बात और समझो, अगर हाइट 0 हो गया यानी मोटर यहीं पर लगा हुआ, इधर से पानी जा रहा है ना। जैसे मान लो नदी नहर जो भी है, उसमें कभी कभी धान पटाने के लिए, धान की खेती देखे हो ना तुम लोग, धान पटाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है नहर में, है ना। तो उसका जो सेक्शन पाइप होता है ना, वह जस्ट नहर में डाल करके मोटर चला दिया जाता है। तो उस समय हाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट का वैल्यू 0। तो जनरल फार्मूला तो ये याद रखना है। लेकिन अगर मान लो हाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पावर जो होगा वो कितना होगा? ये टर्म तो 0 हो गए, ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? हाफ dm/dt v²। तो एक फार्मूला तो ये तो है ही, इसको भी याद रखना। ये कब याद रखना है? जब हाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा। आया समझ में? पहले इतना लिखो, फिर आगे इसको और भी हम डिटेल से बात करते हैं। चलो देखो, तो ई फॉर्म में तो ये फॉर्म याद ही रखना है ना। dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, है ना। dm/dt क्या कहलाता है? लिख लेना इसमें भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसका और भी फॉर्म हम लोग बदल सकते हैं, समझो इसको, और भी फॉर्म इसको चेंज करके बताते हैं। नाउ पावर जो हो गया वो हाफ dm/dt v² है ना, ठीक है। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, समझो ऐसा करो कि यहाँ से b से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा ये समझो, पावर जो हो जाएगा वह हाफ dm, अब वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? लेंथ, और ये क्या हो जाएगा? v। तो इस फार्मूला को भी यूज करता है मास पर यूनिट लेंथ। ये dm/dl जो हो गया, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ का नाम हो जाता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या हो गया? लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ भी दे देता है कभी कभी, और कहता है बताओ पावर कितना होगा, है ना। तो वेलोसिटी के कैसे पावर हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल v का पावर q, ये ना। और भी देखो, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, समझते हैं। नाउ पावर तो अपना कितना है? हाफ dm/dt v², यही ना। अब मास लिखते हैं, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम किसको कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इंटू टाइम। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है? वॉल्यूम। और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया मास, ठीक है। और अगर dm/dt यहाँ से लिख दें तो dt से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया ρAv, ठीक है। अब इस इक्वेशन में रख दो, इसको 1 दे दिए, इसमें रख दो। तो फ्रॉम 1 अगर लिखे हम, यहाँ तक दिख रहा है ना, फ्रॉम 1 देखो यहाँ पर p जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? हाफ dm/dt के जगह पर कितना लग जाए? ρAv, और यहाँ पर v²। तो ये बताओ कि एक पावर का और भी फार्मूला मिल गया हमें, कितना? 1/2 ρAv²। तो अगर कभी भी फ्लूइड फ्लो करे, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। तो अगर फ्लूइड फ्लो करे
तो उसमें अगर पावर लिखना होगा तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, हाफ रो ए वी क्यू, है ना। जैसे समझो इसमें कह देता है कि पहले भी अमाउंट जो है पर सेकंड रिलीज कर रहा था, मोटर पंप जो है वो फेंक रहा था। दुगना अमाउंट करने के लिए कितना पावर होना चाहिए? तो दुगना अमाउंट करने के लिए वेलोसिटी डबल करना पड़ेगा ना। तो अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो पावर कितना करना पड़ेगा मोटर का? तो 2v का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। मतलब अगर मोटर का पावर 8 टाइम्स होगा तो पहले मान लो आधे घंटे में भरता था टंकी, तो अब वह आधे घंटे का मतलब क्या 30 मिनट ना, तो अब 15 मिनट में भर जाएगा, है ना। तो अगर मान लो कि 2 HP का मोटर लगाए हो तो 1 घंटा में तुम्हारा पानी का टंकी भर जाता है ना। कितने HP के? तो उसका 8 टाइम्स बढ़ा दो, मतलब 16 HP का अगर मोटर लगा दोगे तो कितना टाइम में वो टंकी भर जाएगा? हाफ, है ना, हाफ टाइम में, ठीक है। क्योंकि डबल अमाउंट अब जाएगा ना, तो अमाउंट को अगर डबल करना होगा ना तो पावर मोटर का जो होगा वह 8 टाइम्स करना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ, नहीं आया ना। तो अरे यहाँ देखो, पावर डबल अमाउंट अगर जाएगा तो 2v होगा ना, तो 2v का क्यू कितना हो जाएगा? 8v क्यू, तो 8 टाइम्स हो गया ना पावर। चलो, तो ये सब फार्मूला याद रखना है। कितना फार्मूला हो गया? इसको तो याद ही रखना है पावर का, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। 4 फार्मूला, 1 2 3 4 फार्मूला हो गया, है ना। तो ये सब पर डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा, लिख लो। चलो देखो, पावर डिलीवर्ड हम लोग देख लिए, इंस्टेंटेनियस पावर देख लिए, एवरेज पावर देख लिए, पावर डिलीवर बाई पंप या मोटर भी देख लिए, है ना। पंप और मोटर का सारे सिचुएशन को हम डाइल्यूट करके फार्मूला लिख दिए हैं, उस पर डायरेक्टली बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो जनरली पूछा जाता है ना। तो लिखो तो एक सर्कुलर मोशन लगा करके देते हैं। सर्कुलर मोशन याद है कि भूल गए तुम लोग? लिखो, ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ of radius small r. Circular path of radius small r whose centripetal acceleration vary with time, AC इज इक्वल टू KR², ऐसे लिखो, K² RT²। then find instantaneous power at time t टाइम में इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। also find एवरेज पावर ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड में एवरेज पावर भी बताना है, ठीक है। चलो समझो, हम समझाते हैं। सबसे पहले देखो, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वह वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बोलो, इसका रेडियस आर दिया है ना, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? AC कितने के बराबर दिया है? K² RT²। तो टाइम जैसे जैसे चेंज करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज करेंगे, है ना।
मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेरिएबल। इसका मतलब इसका स्पीड भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और अगर टाइम के साथ स्पीड वेरी करता है तो उस तरह के सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2। रिवीजन नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। कौन कौन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है। अब देखो यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कितना लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जो होगा वो कितने का होगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर, नहीं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट करो दोनों साइड में, के आर। तो डी वी बाई डी टी अगर कर दें कितने के बराबर हो जाएगा, के आर, और ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया, है ना। अब एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन, सेंट्रीपिटल और, देखो ये दोनों लोकेट कर रहे हैं हम। सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और टेंजेंशियली जो है वह टेंजेंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। यहाँ जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्टेड होगा ना, उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो तुम लोग को समझाए थे सर्कुलर मोशन में कि अगर स्पीड बढ़ता जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी का। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो हमेशा किधर की ओर होता है, सेंटर की तरफ। अब अगर हम इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के क्रॉसपॉन्डिंग फोर्स लिखें तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर की ओर टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, और इधर की ओर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना लिख दोगे, एम इंटू ए सी। अब हमें ए पार्ट में कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ डॉट बी, यही ना। अब ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। तो इसका तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। 2 वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह तो कोई पावर देगा नहीं, तो पावर कौन डिलीवर करेगा, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। बताओ दोनों के में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो एफ भी कॉस 0 लिखेंगे ना, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, तो एफ टी इंटू भी कर देते हैं। तो ये बताओ हमें कि इंस्टेंटेनियस पावर जो मिला वह टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू भी। बताओ भी निकाल चुके हैं हम, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं, ये दोनों का वैल्यू उसमें रख दो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ से बताओ कितना हो गया, के इंटू आर, और वेलोसिटी कितना हो गया, के आर टी। तो बताओ इंस्टेंटेनियस पावर कितना लिख दें, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। अब ये बताओ कि ये इंस्टेंटेनियस जो पावर दिख रहा है वह टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली। क्यों लीनियरली वेरी कर रहा है, क्योंकि टाइम का पावर 1 है। और तुम जानते हो ना कि अगर लीनियरली वेरी करता है तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, इनिशियल पावर प्लस फाइनल पावर बाई 2 एवरेज में, याद है ना। तो अगर यहाँ एवरेज पावर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं इनिशियल पावर प्लस फाइनल पावर बाई 2। कितने ड्यूरेशन में एवरेज पूछता है, फर्स्ट टी सेकेंड। फर्स्ट टी सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 0 से टी सेकेंड तक, 0 से टी सेकेंड। तो जब टाइम इसमें 0 डालेंगे ना तो पावर जो मिलेगा वह इनिशियल पावर होगा। तो टाइम डालो 0, कितना हो जाएगा 0।
और अगर टाइम टी डाल देंगे तो पावर जो मिलेगा वो फाइनल पावर मिल जाएगा, है ना। तो फाइनल पावर कितना हो गया, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। अब अगर एवरेज लिखना होगा हमें तो एवरेज कैसे, फार्मूला तो देख ही रहे हो, क्या इनिशियल प्लस फाइनल बाय, इनिशियल हो गया 0, फाइनल कितना हो गया एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाई, तो एवरेज पावर कितना हो गया एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाई 2। आगे बात समझ में, तो लिख लो इसको। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं, बनाओ तो इसको लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, force acting on particle, force acting on particle vary with time, vary with time, F is equal to 6t I cap plus 6t square j cap, then find power at time t। t टाइम में पावर निकालना है, ठीक है। तो समझो समझो इसको, टी टाइम में मतलब इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, और इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला बता एफ डॉट वी। तो फोर्स तो दिया हुआ है, निकालना क्या पड़ेगा वेलोसिटी, और वो भी वेलोसिटी कब निकालना पड़ेगा, टी टाइम में निकालने पड़ेंगे, यही ना। तो टी टाइम में वेलोसिटी कैसे निकालोगे, समझो। फोर्स दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है फोर्स 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, और फोर्स लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप हो गया, है ना। अब मास हमें दे दिया है 2, तो 2 इंटू ए जो हो गया कितने के बराबर हो गया 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप। 2 से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, 2 से डिवाइड करो सब में, 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, यही ना। अब यहाँ पर बताओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कितने के बराबर है 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर, ये ना। और समझो dv निकालना है, मल्टीप्लाई करो इसको, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3t आई कैप प्लस इंटू dt, ये ना। चलो इंटीग्रेशन ऐसे कर दें, टाइम 0 है तो उस समय वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, टी टाइम में हमें वेलोसिटी चाहिए क्योंकि टी टाइम में पावर चाहिए, है ना। तो जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी मान लो भी हो गया, तो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है v, लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट v, और इधर इंटीग्रेट करो 3 तो कांस्टेंट है, t इंटू डी टी कितना हो जाएगा, ये फार्मूला याद है ना तुम लोग को इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx का क्या होता है बताओ, n प्लस 1 बाई होता है ना। तो उसी पर करो, इसका पावर 1 है तो एक बढ़ा देंगे ना, और उतने से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा बाई 2, क्या आई कैप तो देना नहीं भूलेंगे, प्लस 3t स्क्वायर डी टी है, बताओ कितना हो जाएगा टी क्यू बाई 3, कौन सा कैप 0 से t। अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये बताओ कि v का वैल्यू कितना मिल गया, ये t डालो इधर से अपर लिमिट 3/2 t स्क्वायर आई कैप प्लस ये कैंसिल करा दें
इसको बताओ कितना हो गया, टी क्यू जे कैप। लोअर लिमिट डालेंगे तो ये भी 0 और ये भी, तो ये वेलोसिटी निकल गया है ना। तो ये वाला फोर्स को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और वेलोसिटी को इक्वेशन 2 कह देते हैं। नाउ हमें क्या लिखना है, पावर। पावर कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डॉट वी, यही ना। नाउ हमें निकालना है पावर और ए लिखते हैं एफ डॉट वी। और डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग को करने आता है। क्या करते हैं, आई के साथ डॉट करेंगे और जे के साथ डॉट कर लेंगे। इसको प्रोडक्ट करो, कितना हो गया, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 60 इंटू 3t² / 2 प्लस इसमें डॉट कर लो, कितना हो गया 6t² × TQ। तो ये तो लगता है कैंसिल भी हो गया। तो बताओ पावर का फाइनल में कितना वैल्यू हो गया, पावर हो गया 9t² हो गया कि TQ हो गया, प्लस यहाँ पर बताओ 6t⁵ इतना ही। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, तो ये पावर पर कुछ क्वेश्चन था, है ना। तो पावर का सारे सिचुएशन हम डिस्कस कर दिए हैं। इतना तो आपको दिमाग में रखना है, तो एकदम फंडामेंटल जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपको बना हुआ रहेगा पावर में। ठीक है, बाकी तो इसमें क्वेश्चन हज़ारों रहेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एनर्जी के बारे में।